दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह यह है कि सरकार ओएफएस लाने जा रही है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। अब लोगों को लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाएगा क्योंकि ओएफएस सरकार डिस्काउंट में ला सकती है। जैसे कि ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया कि 48 के आसपास ओएफएस आने की संभावना है। इसी वजह से प्राइस थोड़ी नीचे आ रही है। तो क्या वाकई में 48 के आसपास ही ओएफएस आएगा या अभी सरकार ओएफएस लाएगी, उसमें समय लगेगा और एक बार आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए? इस बात को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे 3-4 बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सरकार ने एक के बाद एक बहुत सारी स्कीम का ऐलान किया है। सरकार पीएलआई स्कीम भी ला रही है। ऐसे में क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 65,360 के स्तर पे, जहां पे 179 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.27% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। और आप ये देख सकते हो कि आज शुरुआत ही निगेटिव हुई थी, उसके बाद लगातार दबाव बना हुआ है। अभी इसमें माहौल देख सकते हो कि कुछ निगेटिव बना हुआ है। वैसे कल बाजार के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज थी कि 2 दिन तक भारी ट्रेडिंग में हैवी सेलिंग करने के बाद एफआई ने कल खरीदारी की थी, जिससे लग रहा था कि बाजार में अब बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बनेगी। लेकिन आज बाजार में थोड़ी सी नरमी बनी हुई है। लेकिन अगर हम बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 9431 के स्तर पे 0.20% की तेजी है। लेकिन जो खबर निकल कर आई है उसका निगेटिव इफेक्ट यहाँ पे आईआरएफसी के शेयर में देखने को मिल रहा है। आप ये देखें तो स्टॉक की शुरुआत 50 पर हुई, यानी शुरुआत ही निगेटिव हुई। कल की क्लोजिंग 51.25 के आसपास थी और आपको पता ही होगा 52.70 का इसने हाई भी बनाया था। अब जो दिन भर का हाई तो 50 का ही है, उसके बाद में स्टॉक में गिरावट का माहौल बना। जो लो बनाया इंट्राडे का वो 48.25 का है और इस समय स्टॉक 48.85 के आसपास है, यानी नीचे की तरफ ही है। 4.68% की इस समय गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। आप इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 9 अगस्त को स्टॉक 48.95 के आसपास था, यानी जिस लेवल पे आज स्टॉक है इस समय वो 9 अगस्त को था। 10 अगस्त की बात करें, स्टॉक 49.45 के आसपास आ गया 1% की तेजी के साथ में। 11 अगस्त की अगर हम बात करें तो स्टॉक 48.90 के आसपास था, 1.1% की फिर से यहाँ पे गिरावट हुई। तो जो आज की प्राइस है वो 11 अगस्त को भी थी। उसके बाद बात अगर करें हम 14 अगस्त की तो स्टॉक 50.85 के आसपास आ गया 4% की ज़बरदस्त तेजी के साथ में। 16 अगस्त को स्टॉक 51.25 के आसपास था, यानी आज की बात करें तो ये तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने एक नई हाई बनाई, 52 का हाई बनाया। उसके बाद में स्टॉक के अंदर फिर से कुछ नरमी छाई हुई है। तो ये जो अभी प्राइस है ये भी रिसेंटली बढ़ी थी, क्योंकि आप देखो 11 अगस्त को आज की प्राइस के आसपास स्टॉक था ऑलरेडी। तो 2 ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस बढ़ी थी उतनी ही गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। और जैसे कि ओएफएस है तो ओएफएस भी ज़्यादा से ज़्यादा 48 के आसपास ही आने की संभावना है। इसमें बड़ी कोई गिरावट की संभावना नहीं है। और वैसे भी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है। पिछले 2 साल में स्टॉक की जो रिटर्न है वो 110% पॉजिटिव है। 1 ईयर के हिसाब से इसने 130% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो इसने 71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 मंथ में 44% स्टॉक दौड़ा है और 1 मंथ में स्टॉक की जो रिटर्न है वो सबसे शानदार है, 51% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। ऐसे में थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग वैसे गिरावट होगी। 1 वीक में 0.51% की गिरावट हुई है और 1 डे में 4% की गिरावट है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो गिरावट हुई इससे जो सरकार की जो मंशा है कि ओएफएस लाने की, तो इससे लग रहा है कि ओएफएस डिस्काउंट में आएगा, जैसा कि आरवीएनएल के समय भी हुआ था। इस वजह से थोड़ी सी लोग इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। तो 86.36% की जो सरकार की स्टेक है उसको 75% पे लाना होगा, क्योंकि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ऊपर नहीं रह सकती। 25% की होल्डिंग तो देनी ही पड़ती है वापस बाजार में। तो उसके लिए 5 साल का वक्त है, अभी तो समय बाकी है। क्योंकि ये आप देखें जनवरी 2021 में आईपीओ लाया गया था, तो अभी समझे तो इसमें अभी समय बाकी है। सरकार चाहे तो अभी और थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं, प्राइस इसकी और बढ़ सकती है। अगर इस समय सरकार 11.36% की स्टेक अगर ओएफएस के माध्यम से बेच रही है तो सरकार को करीब 7,600 करोड़ रुपीज़ की बड़ी रकम मिल सकती है। तो ये जो खबर निकल कर आई है अभी इसमें पूरी तरह से देखो तो कोई आप देखें सरकार की तरफ से इसको हाँ या ना नहीं कहा गया है। सरकार की जो मंशा है, जो यहाँ से देखें तो दीपम के अंदर से जो सीनियर ऑफिसर उनकी तरफ से खबर निकल कर आई है कि सरकार धीरे धीरे करके जो सरकारी कंपनियां जिसके अंदर होल्डिंग एक्स्ट्रा है उसको तो सरकार देगी ही, बेचने वाली है।
वैसे जब साल 2 साल पहले की बात थी तब आईआरएफसी के बारे में कहा गया था कि इसमें ओएफएस नहीं लाया जाएगा बल्कि क्यूआईपी के माध्यम से बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे स्टॉक बेची जा सकती है। लेकिन अभी जो मंशा है वो ओएफएस लाने की है और इससे पहले भी इन्होंने आरवीएनएल का ओएफएस लाया था और काफ़ी सक्सेस हुआ था। इस हिसाब से ओएफएस लाया जा सकता है, लेकिन अब किस प्राइस से लाया जाएगा तो उसके ऊपर अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं आया और कब तक ओएफएस आएगा, हो सकता है कि इसमें 2-3 महीने भी लग जाए। तो ऐसे में प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो सरकार इस समय लॉन्च कर रही है, सरकार अनाउंस कर रही है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट है इनके बारे में अगर आप देखें तो सरकार 7 नए रेलवे प्रोजेक्ट की सैंक्शन कर चुकी है, इसकी अप्रूवल मिल चुकी है और ये बहुत बड़ी रकम है। 32,500 करोड़ के ये प्रोजेक्ट होंगे जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 2330 किलोमीटर की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। और आप देखते हो ये बहुत बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है। जैसे मैं ये आप समझ ही सकते हो कि ये जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसके बाद में इसमें एक तेज़ी का दौर डेफिनेटली चलेगा और आप ये समझ सकते हो कि ये 35 अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप देखें तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। जहाँ अभी तक रेलवे नहीं पहुँचे वहाँ रेलवे पहुँचाई जाएगी। एक तरह से देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना ठान लिया कि पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में रेलवे ट्रैक को जोड़ना है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और इसके लिए बहुत सारा सरकार खर्च कर रही है। इसके अलावा देखें तो सरकार की गति शक्ति जो योजना है उसके माध्यम से भी देखें तो 2 रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे सैंक्शन किए गए और जिसके लिए देखें तो जो खर्च होगा वो 28,875.16 करोड़ का खर्च किया जाएगा। तो ये इस तरह से देखें तो एक के बाद एक अलग अलग प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं। ये जो सारे प्रोजेक्ट है इनको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी अगले वीडियो में हम डिस्कस जरूर कर लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से ये जो मीटिंग हुई है बुधवार को, ये 53वीं जो एमपीजी की मीटिंग हुई है जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट और प्रमोशन इंडस्ट्रीज की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले समय सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खास फोकस कर रही है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इस सेक्टर में तेज़ी लाना चाहती है और आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो एक के बाद एक बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार पीएलआई स्कीम लॉन्च कर सकती है ट्रेन इंफ्रा के लिए और ट्रेन के पार्ट्स बनाने के लिए। तो ट्रेन से जो संबंधित जो कंपनियां उनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। यह एक नई और स्कीम सरकार लॉन्च करने जा रही है। तो यहाँ पे देख दो कि जो भी रेलवे से संबंधित जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां उनको पीएलआई स्कीम का लाभ मिलेगा, उनको बहुत सारी यहाँ पे सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे देखें तो जो इंपोर्ट किए जो पार्ट्स वो धीरे धीरे कम होंगे और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी मेक इन इंडिया के तहत, और इसीलिए सरकार ये पीएलआई स्कीम लेके आ रही है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सरकार रेलवे के लिए भी अब पीएलआई स्कीम ला रही है। इससे पहले उन्होंने देखा होगा आपकी पावर सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के पीएलआई स्कीम लाई थी, अब रेलवे के लिए भी पीएलआई स्कीम लाई जा रही है और ये जो डिसीजन काफ़ी अच्छा है। इससे आने वाले समय आप देखें तो बहुत तेज़ी और आ सकती है और जिस तरह से देखें तो जो इस समय कॉस्टिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग वो कम होगी और इससे रेलवे के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और बहुत सारे इन्वेस्टर है वो इसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सारी बातें साबित करिए कि रेलवे के शेयर में तेज़ी का दौर अब शुरू होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल गया है, कलकत्ता मेट्रो एक बड़ा डिसीजन ले चुकी है। कलकत्ता मेट्रो थर्ड रेल अब आप देखें तो क्या कनेक्टिविटी शुरू करेगी, एल्यूमिनियम थर्ड रेल होगी जो ब्लू लाइन के ऊपर चलेगी और एक नई टेक्नोलॉजी है। और ये देख सकते हो कि इंडिया की ये पहली कोलकाता मेट्रो होगी जिसने ये टेक्नोलॉजी को अपनाने का सपना सोचा। इससे पहले देखो सिंगापुर, लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल में ये टेक्नोलॉजी चल रही है। और आप देखते हो ये जो थर्ड लेयर की जो टेक्नोलॉजी है ब्लू लाइन के ऊपर चलने वाली, ये एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी ये कॉस्ट में बहुत कमी करेगी और इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा। जल्दी इसके टेंडर निकाले जाएंगे और 2 फेज में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। और आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा ये मौका है। ऐसे में आप समझ सकते हो इसमें तेजी का दौर तो शुरू हो गई। अब हम कुछ बड़ी डील की तरफ से चलते हैं जिसकी वजह से देखें तो कुछ गिरावट भी हुई लेकिन माहौल पॉजिटिव भी है। सुबह 9:58 पर 49.25 की प्राइस से 5,58,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:04 पर 49.25 की प्राइस से 3,62,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 10:05 पर 49.45 की प्राइस से 3,95,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। सुबह 10:07 पर 49.50 की प्राइस से 3,51,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई सुबह। उसके बाद 10:09 पर 49.45 की प्राइस से 4,90,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 10:09 उसी समय 49.50 की प्राइस से 9,19,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो इसका मतलब यह है कि बिकवाली तो हो रही है, पैनिक सेलिंग भी हो रही है कुछ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, लेकिन बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी भी करे, डिप में खरीदारी का मौका तलाश रहे। इसलिए आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है।
ये वाकई में स्टॉक काफ़ी अच्छा है। OFS कब लाया जाएगा इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से मामला क्लियर नहीं हुआ है, हो सकता है उसमें समय भी लगे, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं वो इशारा है कि ये स्टॉक फिर से दौड़ेगा और डिप में खरीदारी का मौका है, तो निवेश करें। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, डरने की बात नहीं है, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।